नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिवाइस की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं जिसने हमारी जेबों में दुनिया ला दी और कंप्यूटिंग से लेके बातचीत तक मतलब सब कुछ बदल दिया। आईफोन। हाँ, आईफोन। हमारे पास कुछ अलग अलग स्रोत हैं, विकिपीडिया है, एप्पल के अपने बयान हैं, वायर्ड जैसे टेक पब्लिकेशंस के लेख हैं और कुछ और विश्लेषण भी हैं। इनके आधार पर हम आईफोन की शुरुआत, इसकी कामयाबी के राज और इसके जबरदस्त असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि इस डिवाइस के बनने से लेकर इसके दुनिया पर छा जाने तक की कहानी के जो सबसे अहम और दिलचस्प पहलू हैं उन्हें सामने लाया जाए। तो कहानी शुरू होती है आईपॉड की शानदार कामयाबी के बाद। एप्पल तब सिर्फ कंप्यूटर कंपनी नहीं थी, म्यूजिक उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा बन गया था। तो क्या अगला कदम एक फोन था? हाँ, बिल्कुल सही। आईपॉड ने ना रास्ता दिखा दिया था। एप्पल की महत्वाकांक्षा वो बढ़ गई थी। अंदर खाने सोच पनप रही थी कि भाई क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसमें आईपॉड की म्यूजिक क्षमता हो, इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलियत हो और वो एक फ़ोन भी हो। इसी सोच ने जन्म दिया एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट को। कोड नेम था प्रोजेक्ट पर्पल। स्टीव जॉब्स तो थे ही, जॉनी आइव जो डिजाइन हेड थे, टोनी फिडेल जिन्हें आईपॉड का गॉडफादर मानते हैं, ऐसे कई बड़े लोग इसमें शामिल थे। और ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था, सुना है कि अलग अलग टीमें एक दूसरे से अनजान थीं, अलग बिल्डिंग्स में काम करती थीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गोपनीयता तो कमाल की थी, शायद इसलिए वो कुछ हटकर सोच पाई उन्होंने। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक ही लक्ष्य के लिए दो अलग अलग रास्ते अपनाए, मतलब एक साथ दो प्रोटोटाइप्स पर काम किया। अच्छा। हाँ, एक टीम थी P1 प्रोटोटाइप पर। वो कोशिश कर रहे थे आईपॉड का जो फेमस क्लिक व्हील था ना, उसे फोन इंटरफेस की तरह इस्तेमाल करने की। सोचिए, नंबर डायल करने के लिए क्लिक व्हील घुमाना। अरे वाह, अजीब होता वो तो। हाँ। और दूसरा प्रोटोटाइप था P2। वो कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था, पूरी तरह से टच स्क्रीन पर आधारित। कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं, कोई व्हील नहीं, बस एक बड़ी स्क्रीन। तो फिर काफी बहस हुई, प्रोटोटाइपिंग चली और आखिर में स्टीव जॉब्स ने P2 यानी टच स्क्रीन वाले रास्ते पर दांव लगाया। और ये एक बड़ा जोखिम था उस वक्त। हाँ, क्योंकि तब तो ज्यादातर फोन में कीबोर्ड होते थे या स्टाइलस होता था। बिल्कुल, फिजिकल कीबोर्ड या स्टाइलस वाले स्मार्टफोन्स का जमाना था वो। तो ये जो टच स्क्रीन वाला रास्ता चुना, इसके पीछे का मूल विचार क्या था? सिर्फ एक फोन बनाना तो नहीं था जैसा आपने कहा? नहीं, विजन काफी बड़ा था। आइडिया था एक 3-in-1 डिवाइस का। पहला, एक क्रांतिकारी मोबाइल फोन। दूसरा, टच कंट्रोल्स वाला एक वाइड स्क्रीन आईपॉड। और तीसरा, एक अभूतपूर्व इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। और इसमें जोर था डेस्कटॉप क्लास ईमेल और वेब ब्राउजिंग पर। मतलब जैसा अनुभव कंप्यूटर पर मिलता है वैसा हाथ में। अच्छा, डेस्कटॉप जैसा। हाँ, और ये सब उंगलियों के इशारे पर चलना था, मल्टी टच के जरिए, बिना किसी बटन या स्टाइलस के। यूजर इंटरफेस यानी यूआई वही इसकी जान थी। और यहीं मल्टी टच की बात आती है। हाँ, ये सुनते हैं कि एप्पल ने मल्टी टच का आविष्कार नहीं किया था, है ना? सही कहा, आविष्कार नहीं। देखो, मल्टी टच तकनीक पर रिसर्च लैब्स में पहले से काम चल रहा था, लेकिन एप्पल का कमाल ये था कि इसे आम उपभोक्ता के लिए इतना सहज और भरोसेमंद बना दिया। मतलब इस्तेमाल करना आसान बना दिया। हाँ, बिल्कुल। पिंच टू जूम, जैसे फोटो या वेब पेज को उंगलियों से बड़ा करना, स्वाइप करना स्क्रीन पर, टैप करना, ये सब इशारे आज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, है ना? हाँ, रोज करते हैं। लेकिन एप्पल ने ही इन्हें लोकप्रिय बनाया। उन्होंने इसे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इस्तेमाल करने का एक मजेदार और सीधा तरीका बना दिया। ये उस वक्त के ज्यादातर टच स्क्रीन फोन से एकदम अलग था। वो अक्सर रेसिस्टिव होते थे, जिन्हें दबाना पड़ता था या स्टाइलिश चाहिए होता था। हाँ, वो अलग ही थे। आईफोन की कैपेसिटिव स्क्रीन थी, छूने भर से प्रतिक्रिया देती थी, बिल्कुल जादू की तरह लगता था उस वक्त। और उस स्क्रीन की ग्लास की भी तो कहानी है। कहते हैं स्टीव जॉब्स लॉन्च से ठीक पहले प्लास्टिक स्क्रीन से खुश नहीं थे। हाँ, वो कॉर्निंग वाली कहानी। उन्होंने कॉर्निंग कंपनी से एक मजबूत स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास बनाने को कहा, जो बाद में गोरेला ग्लास बना। बिल्कुल, जॉब्स क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस को लेकर बहुत पैशनेट थे। ग्लास के अलावा शुरू के आईफोन में और भी चीजें थी जो अनुभव को बेहतर बनाती थीं, जैसे एक्सेलेरोमीटर। अच्छा, वो जो फोन घुमाने पर स्क्रीन घूम जाती है? हाँ, वही। आज तो हर फोन में है, पर तब नया था। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी था। कॉल के दौरान फोन कान के पास लाओ तो स्क्रीन बंद हो जाती थी, ताकि गाल से टच ना हो। हाँ, ये बहुत काम का फीचर है। और एम्बियंट लाइट सेंसर, जो रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करता था। हाँ, कैमरा उस वक्त बहुत बेसिक था और 3G भी नहीं था, सिर्फ वाईफाई और धीमा EGN नेटवर्क।
तो साफ था कि शुरू में फोकस हार्डवेयर की लिस्ट लंबी करने पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल के अनुभव मतलब यूआई और वेब ईमेल को बेहतरीन बनाने पर था। और फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, 9 जनवरी 2007, मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। स्टीव जॉब्स मंच पर थे। हाँ, और उन्होंने कहा, आज एप्पल फोन को फिर से परिभाषित करने जा रहा है। वो प्रेजेंटेशन तो कमाल की थी, है ना? हाँ, वो तो आइकॉनिक है। जॉब्स ने उसे एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर कहकर पेश किया, और फिर बताया कि ये 3 अलग डिवाइस नहीं बल्कि एक ही है। वो रिवील मोमेंट। बिल्कुल, उन्होंने मल्टी टच यूआई का लाइव डेमो दिया, कैसे उंगलियों से लिस्ट स्क्रॉल होती है, पिंच करके फोटो जूम करना, गूगल मैप्स पे कॉफी शॉप ढूंढना, विजुअल वॉइसमेल, ये सब वो समय के लिए जादू ही लगता था सच में। हाँ, उस वक्त तो ये सब नया था। उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के गहरे तालमेल पर बहुत जोर दिया, और वो एप्पल की पहचान बन गया। पहला आईफोन अमेरिका में 29 जून 2007 को बिकना शुरू हुआ। शुरू में सिर्फ AT&T के साथ। मुझे याद है दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी थीं। हाँ, जबरदस्त उत्साह था। महंगा था, कुछ कमियां भी थी, जैसे 3G नहीं था, कॉपी पेस्ट नहीं था शुरू में, लेकिन फिर भी शुरुआती हफ्तों में ही लाखों बिक गए। इसने स्मार्टफोन बाजार में खलबली मचा दी, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस और वेब ब्राउजिंग अनुभव बाकी सबसे बहुत आगे था। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात करें तो शुरू में एप्पल थर्ड पार्टी ऐप्स को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं था, है ना? उनकी सोच वेब ऐप्स की थी। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ था। आईफोन अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था, जिसे तब आईफोन OS कहते थे। बाद में iOS हुआ। लॉन्च के टाइम स्टीव जॉब्स का मानना था कि डेवलपर्स सफारी ब्राउज़र के लिए वेब 2.0 तकनीक मतलब एजैक्स वगैरह का इस्तेमाल करके बेहतरीन वेब ऐप्स बना सकते हैं, जो वेबसाइट की तरह खुले। हाँ बिल्कुल। शायद वो प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल रखना चाहते थे, और सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता थी। लेकिन डेवलपर्स और यूजर्स को तो नेटिव ऐप्स चाहिए थे, जो सीधे फोन पर इंस्टॉल हों। बिल्कुल, डेवलपर्स फोन के हार्डवेयर का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, कैमरा, एक्सेलरोमीटर वगैरह, जो वेब ऐप्स में लिमिटेड था। और यूजर्स भी कंप्यूटर की तरह अलग अलग प्रोग्राम्स या ऐप्स इंस्टॉल करने के आदी थे। तो फिर एप्पल माना? हाँ, काफी दबाव के बाद एप्पल ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। मार्च 2008 में उन्होंने आईफोन SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जारी किया। ये वो टूल किट था जिससे डेवलपर्स आईफोन के लिए नेटिव ऐप बना सकते थे। और डेवलपर्स ने हाथों हाथ लिया होगा इसे। अरे होड़ मच गई डाउनलोड करने की। इससे पता चल गया कि डेवलपर्स कितने उत्सुक थे। और फिर आया वो कदम जिसने सब कुछ बदल दिया, ऐप स्टोर। जुलाई 2008 में आईफोन 3G के लॉन्च के साथ ऐप स्टोर, वो था असली गेम चेंजर, शायद आईफोन की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसने मोबाइल सॉफ्टवेयर खरीदने और बेचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। कैसे? अब देखो, कोई भी डेवलपर अपना ऐप बनाकर पूरी दुनिया के आईफोन यूजर्स को बेच सकता था। एप्पल ने इसे क्यूरेट किया, मतलब ऐप्स की जांच परख की, जिससे क्वालिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। रातों रात एक पूरी ऐप इकोनॉमी खड़ी हो गई। पहले वीकेंड में ही सोचो 1 करोड़ से ज्यादा ऐप्स डाउनलोड हुए। 1 करोड़ पहले वीकेंड में? हाँ, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बांटने का तरीका नहीं था, इसने अनगिनत नए बिजनेस और नौकरियां पैदा की। ऐप स्टोर के आने के बाद तो आईफोन का विकास और तेज हो गया होगा। हर साल नए मॉडल आने लगे। अगर हम मुख्य बदलावों को देखें तो क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं? जरूर, हर साल की लिस्ट हिलाने के बजाय बड़े बदलावों पर फोकस करते हैं। देखो, शुरू का दौर था ओरिजिनल से 3GS तक, उसमें मल्टी टच आया, फिर 3G कनेक्टिविटी, और सबसे जरूरी ऐप स्टोर जुड़ा। 3GS में स्पीड बढ़ी और पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग आई। हाँ, इसका मतलब स्पीड था शायद। बिल्कुल। फिर आया डिजाइन और डिस्प्ले का दौर, आईफोन 4 और 4S के साथ। आईफोन 4 एक बड़ा मील का पत्थर था। नया ग्लास और स्टील डिजाइन, वो शार्प रेटिना डिस्प्ले, वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ, और एप्पल का अपना पहला A4 चिप भी। फेस टाइम वीडियो कॉलिंग आई। 4S में फिर सिरी आया, वॉइस असिस्टेंट। सिरी, हाँ। उसके बाद स्क्रीन साइज बढ़ने लगा। 5 में 4 इंच हुई, फिर 6 और 6 प्लस में 4.7 और 5.5 इंच। नया लाइटनिंग कनेक्टर आया। 5S में टच ID मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत चला। टच ID तो बहुत सुविधाजनक था। और आईफोन 6 के साथ एप्पल पे आया, मोबाइल पेमेंट। फिर 7 और 8 के दौर में कैमरा और मजबूती पर जोर बढ़ा। 7 में हेडफोन जैक हटाना काफी विवादास्पद रहा। हाँ, उस पे काफी बहस हुई थी। और वाटर रेजिस्टेंस मिला, कैमरे बेहतर हुए, डुअल कैमरा का चलन शुरू हुआ। और फिर आया आईफोन X 10वीं सालगिरह पर। उसने डिजाइन ही बदल दिया, होम बटन हटा,
एज टू एज ओलेड स्क्रीन आई, फेस आईडी आई। फेस आईडी, चेहरे से पहचान। हाँ, उसके बाद के मॉडल्स में मतलब 11 से 15 तक मल्टी कैमरा सिस्टम और बेहतर हो गए। वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पर बहुत काम हुआ, जिससे सॉफ्टवेयर फोटो को बेहतर बनाता है। हाँ, आजकल कैमरे कमाल किए हैं। फिर 5G आया, बैटरी लाइफ सुधरी और हाल में यूरोपियन यूनियन के दबाव में USB-C पोर्ट भी आ गया। आपने A4 चिप का जिक्र किया था आईफोन 4 के साथ। ये अपने चिप्स खुद डिजाइन करना एप्पल के लिए इतना अहम क्यों था? बाहर से क्यों नहीं लेते थे? ये एप्पल की स्ट्रैटेजी का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। A4 उनका पहला खुद का डिजाइन किया हुआ SoC था, सिस्टम ऑन अ चिप। मतलब एक ही चिप पर प्रोसेसर, ग्राफिक्स, मेमोरी कंट्रोलर, सब कुछ। अच्छा, जैसे कोई शेफ अपने मसाले खुद पीसता है ताकि स्वाद परफेक्ट हो, वैसे ही एप्पल ने चिप्स खुद डिजाइन किए ताकि वो iOS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा सके। ओके, मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के लिए। हाँ, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और खास फीचर्स भी, जैसे पोर्ट्रेट मोड आया कैमरे में या बाद में सिनेमैटिक वीडियो, ये सब अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने की आज़ादी मिली उन्हें। ये शायद बाजार से खरीदे चिप्स के साथ उतनी आसानी से संभव नहीं होता। इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर कंट्रोल ने उन्हें अक्सर दूसरों पर बढ़त दिलाई है। और ये करोड़ों फोन बनते कहाँ हैं? एप्पल तो खुद फैक्ट्री चलाता नहीं है। सही कहा, एप्पल डिजाइन करता है, इंजीनियरिंग करता है, मार्केटिंग करता है, लेकिन बनाता नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या EMS कंपनियां हैं ना, जैसे फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन का नाम तो सुना है। हाँ, होन है प्रिसिजन इंडस्ट्री, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कंपनियां चीन और अब भारत जैसे देशों में अपनी विशाल फैक्ट्रियों में आईफोन असेंबल करती हैं। तो एप्पल का काम क्या है फिर मैन्युफैक्चरिंग में? एप्पल का काम है दुनिया भर के सैकड़ों सप्लायर से पुर्जे मंगवाकर इन फैक्ट्रियों तक पहुंचाना और प्रोडक्शन की क्वालिटी सुनिश्चित करना। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने के माहौल और मजदूरों की स्थितियों को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं, जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों में बताया गया है। ये भी कहानी का एक पहलू है। सही। अच्छा, आईफोन का असर सिर्फ तकनीक या एप्पल की कमाई तक ही तो सीमित नहीं रहा। इसने तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति को भी बदल दिया है। बिल्कुल। सोचो, ऐप स्टोर ने न सिर्फ लाखों डेवलपर नौकरियां बनाई, बल्कि एक पूरी नई ऐप इकोनॉमी खड़ी कर दी। आज कितनी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही ऐप्स पर टिका है ना। और एप्पल के लिए भी आईफोन हार्डवेयर के साथ साथ ऐप स्टोर, iCloud, एप्पल म्यूजिक जैसी सर्विसेज कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन गई हैं। 2016 तक 1 अरब आईफोन बिक चुके थे। आज ये आंकड़ा कई अरब पार कर चुका है। इसने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। और सांस्कृतिक बदलाव, वो कैसे देखते हैं आप? अरे बहुत गहरे बदलाव हैं। सोचिए जरा, आईफोन से पहले मोबाइल फोटोग्राफी कैसी थी? आईफोन ने अच्छी क्वालिटी का कैमरा हर किसी की जेब में पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना आम हो गया। हाँ, ये तो है। इसने चलते फिरते संगीत सुनना, वीडियो देखना, रास्ता ढूंढना मैप्स के जरिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना, बैंक का काम करना, सब कुछ बदल दिया। इसने स्मार्टफोन से हमारी उम्मीदें ही बदल दी। अब हमें एक बेहतरीन टच स्क्रीन चाहिए, हमेशा चालू रहने वाला इंटरनेट चाहिए और हर जरूरत के लिए एक ऐप चाहिए। सही बात है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। और फोन के डिजाइन पर भी इसका गहरा असर पड़ा। कम बटन, ग्लास और मेटल बॉडी, अच्छे कैमरे, जेस्चर नेविगेशन, ये सब ट्रेंड आईफोन ने ही सेट किए। लेकिन इतनी बड़ी सफलता बिना चुनौतियों के नहीं आती। आईफोन को लेकर बड़ी कानूनी लड़ाइयां भी हुई हैं, खासकर डिजाइन और तकनीक के पेटेंट को लेकर। हाँ, वो एप्पल बनाम सैमसंग वाले केस तो बहुत चले थे। बिल्कुल, वो सालों चले मुकदमे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इन विवादों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों और उन्हें कैसे लागू किया जाए, इस पर दुनिया भर में बहस छिड़ी। और ऐप स्टोर खुद भी विवादों से परे नहीं रहा है। उसकी पॉलिसीज पर, जैसे एप्पल का रेवेन्यू कट कितना हो या ऐप्स को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, ऐप स्टोर पर एप्पल के कंट्रोल को लेकर दुनिया भर में रेगुलेटर्स और डेवलपर्स सवाल उठाते रहे हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्या ये कंपटीशन को रोकता है? ये बहसें आज भी जारी हैं। ये दिखाता है कि आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसके अपने राजनीतिक और आर्थिक आयाम हैं। और स्रोतों से पता चलता है कि ये जांच और बहसें लगातार चल रही हैं। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो कि आखिर आईफोन इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा, तो आप किन मुख्य बातों पर जोर देंगे? मेरे हिसाब से 4 बातें सबसे अहम हैं। पहला, इसने एक बेहतरीन मल्टी टच स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को आम लोगों तक पहुंचाया। ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं था, बल्कि सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल में आसानी का बेजोड़ संगम था। दूसरा,
ऐप स्टोर ने डेवलपर्स को एक ग्लोबल मंच दिया और मोबाइल सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी। एक पूरी ऐप इकोनॉमी बनी। सही। तीसरा, इसने बाकी पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर दिया। बड़ी स्क्रीन, ऐप इकोसिस्टम, बेहतर कैमरास, प्रीमियम डिजाइन, ये सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए काफी हद तक। और चौथा, इसने एप्पल को एक कंप्यूटर और म्यूजिक प्लेयर कंपनी से बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली टेक और सर्विस कंपनियों में से एक बना दिया। पूरी कंपनी का कायापलट हो गया। तो ये थी आईफोन की कहानी, एक गुप्त प्रोजेक्ट से शुरू होकर एक ग्लोबल फिनोमिनन बनने तक का सफर। एक ऐसा डिवाइस जिसने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली बल्कि हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका भी बदल दिया। मल्टी टच को लोकप्रिय बनाने से लेकर ऐप स्टोर और अपने चिप्स बनाने तक कई बड़े फैसलों ने इसे संभव बनाया। वाकई ये इनोवेशन, डिजाइन, बिजनेस स्ट्रैटेजी और सांस्कृतिक असर का एक अनोखा मिश्रण है। आईफोन की कहानी सिर्फ एक डिवाइस की कहानी नहीं है, ये पिछले करीब 2 दशकों के तकनीकी और सामाजिक बदलावों की कहानी भी कहती है। और अब जब हम आगे देखते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि आईफोन ने जो नींव रखी है, हमेशा कनेक्टेड रहना, जेब में सुपर कंप्यूटर, ऐप आधारित दुनिया, ये भविष्य में पर्सनल कंप्यूटिंग को कैसे आकार देगी? क्या कोई अगला बड़ा आईफोन मोमेंट आने वाला है? कोई ऐसी नई चीज जो फिर सब कुछ बदल देगी? ये बड़ा सवाल है। या भविष्य छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों का है जो मौजूदा अनुभव को ही और बेहतर बनाते जाएंगे? सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।